नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, अब यह बात समझ आने लगी है कि हिंदू नववर्ष और नवरात्रों के पहले दिन करौली में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हुआ हमला एक प्रयोग था, जिसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद रामनवमी पर देश भर में भाजपा शासित गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में दोहराया गया। इसमें ओडिशा और झारखंड भी जोड़ा गया, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है और आने वाले चुनावों में सत्ता का दावा है। अब यह भी सबूत मिल रहा है कि पहला प्रयोग कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में राज्य सरकार की मिलीभगत से किया गया। इसके 3 प्रमाण हैं। यह तीनों प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला यह कि दंगे में शामिल कांग्रेस के स्थानीय नगर पालिका सदस्य मतबूल का वीडियो सामने आया है, जो वहां उस समय मौजूद था और अपने फोन से वह किसी को हिदायत भी दे रहा था। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे भगोड़ा और फरार बता दिया गया, लेकिन वह शांति के लिए बुलाई गई बैठक में मौजूद था। बाद में ऊपर से हिदायत के बाद उसके खिलाफ केस को कमजोर कर दिया गया। दूसरा प्रूफ यह है कि मुस्लिम आतंकी संगठन पीएफआई ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री और डीआईजी लाठर को चिट्ठी लिखी कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों में शोभा यात्रा निकालने की इजाजत क्यों दी गई है, इससे दंगे हो सकते हैं। यह दंगे करवाने की एक तरह से धमकी थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कोई हिदायत नहीं दी कि जिन जिन मुस्लिम बहुल इलाकों से शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी गई थी, वहां वहां रूट बदला जाए या वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाए। वहां वहां ना तो रूट बदला गया, ना सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े किए गए। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, यह चिट्ठी डीजीपी को भी गई थी। तो पुलिस प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी थी कि या तो रूट बदला जाए ताकि तनाव ना हो, और या फिर वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शोभा यात्रा को निकाला जाए। तीसरा प्रूफ यह है कि दंगा हो जाने के बाद और खुद थानेदार की ओर से यह एफआईआर दर्ज कर लेने के बाद कि दंगा सुनियोजित था, अचानक किया गया, पूरी तैयारी के साथ किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीति करते हुए कहा कि दंगा भाजपा ने करवाया था। बिना जांच, बिना प्रमाण उन्होंने सीधा भाजपा पर आरोप लगा दिया। राजनीति किसने शुरू की? राजनीति खुद कांग्रेस ने शुरू की, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने शुरू की। लेकिन अब वे आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। विपक्ष को राजनीति करने का पूरा ही अधिकार है, क्योंकि यह दंगा सुनियोजित हुआ था। और कांग्रेस ने क्या किया कि सबूत के तौर पर कि यह भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, सबूत के तौर पर उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद राजाराम गुर्जर का नाम शामिल करवा दिया। अब हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा होगी तो उसमें हिंदू शामिल होंगे ही, वह भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों या किसी और अन्य दल के हों। तो उस नाते राजाराम गुर्जर वहां पर मौजूद थे और उनको क्योंकि शिनाख्त हो गई वीडियो में किसी में, तो उनका नाम उसमें दर्ज करा दिया गया। यह बैलेंस करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि बैलेंस करने के लिए हिंदुओं का नाम जोड़ा गया। दंगे में घायल होने वाले सभी हिंदू हैं। यही प्रमाण काफी है कि निहत्थे हिंदुओं पर पूरी तैयारी के साथ हमला किया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले दिन से ही मुस्लिम दंगाइयों का बचाव करना शुरू कर दिया था। 7वें दिन डीजीपी लाठर ने भी दंगों के लिए हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराकर सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रमाण दे दिया। 7वें दिन अगर डीजीपी कोई बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वह ऊपर के आदेश से, अपने राजनीतिक आका के निर्देश से यह बयान दे रहे हैं। यह हिंदुओं के लिए साफ संकेत था
कि सरकार उनका साथ नहीं देगी, उनके साथ खड़ी नहीं होगी, उनके साथ न्याय नहीं करेगी। हिंदुओं में दहशत फैलाने के लिए मुख्यमंत्री और डीजीपी की बयानबाजी ही काफी थी। इसलिए करौली के अनेक घरों में तीसरे दिन ही घर बिकाऊ के बोर्ड लगने शुरू हो गए थे, जो डीजीपी के बयान के बाद बढ़ गए। डीजीपी का बयान आने के बाद अनेकों घरों में यह बोर्ड लगने शुरू हो गए कि घर बिकाऊ है। करौली एक बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल है। यहां प्राचीन कैला देवी का मंदिर है, जिसमें 1000 साल पुरानी मां चामुंडा देवी जी की मूर्ति है। मां कैला देवी मंदिर को 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यदुवंशी यह भी मानते हैं कि मां कैला देवी भगवान कृष्ण की बहन थी। हर साल चैत्र मास में यहां एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। हिंदुओं के इतने बड़े तीर्थ से भी अगर हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है, तो निश्चित ही नरेंद्र मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण को समाप्त करने में नाकाम रहे। इससे पहले कांग्रेस के समर्थन से चल रही फारूक अब्दुल्ला सरकार के समय 1988 में जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का प्लान हुआ। फिर अभी पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल से सैकड़ों हिंदू परिवारों का असम में पलायन हुआ। इसी बीच मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के कुछ इलाकों से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, क्योंकि वहां पर मुस्लिम परिवारों ने मकान खरीद लिए थे, प्लॉट खरीद लिए थे, और वहां हिंदुओं मां बेटियों का जीना हराम हो गया था। अगर ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार या सनातन धर्मी या आर्य समाजी संगठन हिंदुओं और हिंदू तीर्थ स्थलों का बचाव करने के लिए सामने नहीं आएंगे, तो जैसे देवबंद के एक मौलवी ने बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन की कब्र बता दिया था, वैसे ही अशोक गहलोतों के आशीर्वाद से एक दिन कैला देवी मंदिर को भी कमरुद्दीन की कब्र बता दी गई। कांग्रेस ने 3 महीने पहले इस प्राचीन हिंदू तीर्थ करौली में मुस्लिम महिला फातिमा को नगरपालिका अध्यक्ष बनवाकर इसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन हम आज के मुद्दे पर आते हैं। हिंदुओं का पलायन रोकने के लिए कोई उनके साथ खड़ा दिखना चाहिए, कोई बताना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, हम पलायन नहीं करने देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। यह काम अशोक गहलोत को करना चाहिए था। वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, सरकार की है। लेकिन मुख्यमंत्री उन गुंडों के साथ खड़े हैं जो हिंदुओं में दहशत पैदा करके करौली को हिंदू मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह जिम्मेदारी उठाई है। भले ही आप इसे राजनीति कहें या चुनावों की तैयारी, लेकिन कोई तो है जो इस समय करौली के लाचार हिंदुओं के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या घटना के 11वें दिन 13 अप्रैल को जयपुर पहुंचे। अब अशोक गहलोत यह भी नहीं कह सकते कि उधर दंगा हुआ और इधर तुरंत वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच गए। तेजस्वी सूर्या यानी भाजपा का कोई बड़ा नेता पहली बार 11वें दिन वहां पहुंचा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनकी हवाई अड्डे पर जाकर के अगुवाई की और हवाई अड्डे से उन्हें सीधा जयपुर के अस्पताल लेकर के गए, जहां करौली हिंसा के शिकार घायल मौजूद हैं, और उन घायलों से तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया ने मुलाकात की। उनसे बातचीत भी हुई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके ऊपर अचानक हमला हुआ। वहां पर मुस्लिम लोग लाठियों के साथ, तलवारों के साथ, और उनकी छतों पर ईंट पत्थर तैयार थे। सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या वहां से सीधे करौली में उन परिवारों को हौसला देने के लिए रवाना हुए जो पलायन करने का फैसला कर चुके हैं। उनके साथ खड़े होने की शपथ लेने गए।
तेजस्वी सूर्या ने उनकी संख्या 200 बताई है, यानी 200 परिवार ऐसे हैं जो वहां पलायन करना चाहते हैं। सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या समेत 1000 के करीब भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को 40 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया और फिर हिरासत में ले लिया गया। यानी हिंदुओं को दिलासा देने, उनका बचाव करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए अब कोई करौली भी नहीं जा सकता। इस तरह की इमरजेंसी कांग्रेस के राज में लगी है। इस सारे घटनाक्रम के बाद जयपुर लौटकर तेजस्वी सूर्या और सतीश पूनिया ने क्या कहा, अब उसे सुन लीजिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज के इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और वो उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से सत्ता के माध्यम से कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं और उनको हिंदू धर्म के लोग जब हर्षोल्लास से मनाते हैं तो उस परिस्थिति में धारा 144 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का दुरुपयोग सरकार के द्वारा किया जाता है, और वो जो दुरुपयोग किया जाता है, 144 का आदेश पारित किया जाता है, वो संविधान के विपरीत है, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं उसके विपरीत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जब कोटा में धारा 144 लगाई गई उस समय भी विरोध किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने दिल्ली से इस बात की घोषणा की कि अगर 24 घंटे में धारा 144 को कोटा से नहीं हटाया गया तो तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में राजस्थान में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। 12 घंटे में सरकार को संशोधित आदेश निकालना पड़ा। उसी की सीरीज में बीकानेर में भी 144 लगाया जाता है। सीकर में नव संवत्सर से पूर्व संध्या पर जो डीजे संचालक हैं उनको नोटिस थमाए जाते हैं कि डीजे संचालक डीजे नहीं बजा सकेंगे। और नव संवत्सर को आप देखते हैं कि किस प्रकार से करौली में हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर उनको घेर कर हमला किया जाता है। वो हमला किया जाता है, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस हमले के समय जो पुलिसकर्मी हैं वो मूक दर्शक बने रहते हैं। यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। जब जब हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर कुछ अत्याचार होगा, युवा मोर्चा इसी तरह आगे आता रहेगा। करौली के अंदर जो पीड़ित हैं उनके लिए युवा मोर्चा की लड़ाई आगे जारी रहेगी। मैं हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी प्रेस के बंधुओं को संबोधित करने का काम करें। जब मैं कॉलेज में था तब हम अखबार में और टीवी न्यूज में बिहार के जंगल राज के बारे में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। पर मैं बेंगलोर से आता हूं, सो मुझे बिहार में जंगल राज के संदर्भ में परिस्थिति क्या था, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था। पर आज राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन के संदर्भ में आज पूरा देश ये जंगल राज क्या होता है, लालू प्रसाद के संदर्भ में क्या होते थे, इसको वास्तविक रूप में राजस्थान में आज हम देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड इन राजस्थान, और जो दंगे करते हैं उन लोगों को कानून से कुछ डर नहीं है। और
सरकार का काम जो गैर कानूनी एक्टिविटीज करते हैं उनको शिक्षा देना और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आम जनता रहते हैं उनका सम्मान, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका रक्षण करना सरकार का काम होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस काम में तुष्टीकरण राजनीति के कारण गहलोत सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। करौली में नव वर्ष के संदर्भ में जब हिंदू समाज के संगठनों ने एक प्रोसेशन जुलूस जब निकला, उसके ऊपर भयंकर रीति से मारपीट हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुआ और आज भी सुबह में एसएमएस हॉस्पिटल में जो वो हिंसा से पीड़ित थे उनसे बात करके मैं आया। वो अभी आईसीयू में है। जानलेवा हमला हिंदुओं के ऊपर राजस्थान में अलग अलग जगह पे हो रहा है एंड करौली इज द ओनली लेटेस्ट इंसिडेंट। हैरान का बात यह है कि ऐसे जो दंगाई होते हैं इसके विरुद्ध में युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन विरोध करने के लिए हम रास्ते पे आते हैं, तब सरकार ने पूर्ण रूप से तानाशाही रूप से 144 सेक्शन डाल के लाठी चार्ज करके दबाने का कोशिश करते हैं। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रदेश भर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देते हैं, पर जब युवा मोर्चा हो या अन्य हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, जब हम युवा मोर्चा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जुलूस निकालने के लिए, प्रोसेशन निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं, तब 144 सेक्शन डाल के ये सब लोकतांत्रिक व्यवहार को, लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का, दबाने का प्रयास होता है। The more disheartening and disappointing fact is this. सरकार जब एफआईआर दर्ज करता है तब जो पीड़ित होते हैं वो पीड़ित के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं और जो परपेट्रेटर्स है, जो ये दंगा करते हैं, उनको खाली छोड़ देते हैं। This is perhaps the only state in India where the victims of violence are prosecuted by the state and the perpetrators of violence are let scot-free. The Yuva Morcha will not take this lightly. We will not take this sitting down. मैं इस संदर्भ में राजस्थान के सभी युवाओं को भी एक महत्वपूर्ण आग्रह और संदेश देना चाहता हूं। साथियों, लगभग 300 साल पहले जब भारत में औरंगजेब की राज चल रहा था, तब मथुरा में, वृंदावन में मदन मोहन जी की एक मंदिर था। औरंगजेब ने और औरंगजेब के जो मतांध लोग ने उसके ऊपर भी हमला किया था। तब वहां के हिंदू लोग मदन मोहन मंदिर के जो हमारे जो
विग्रह थे, मूर्ति थे, उसको मथुरा वृंदावन से ले आकर हमारे राजस्थान के करौली में उसका प्राण प्रतिष्ठान किया था। तब उनका उम्मीद ये था कि करौली हिंदुओं का एक संरक्षित प्रदेश है, यहां हिंदुओं का मंदिर सुरक्षित हो सकता है, यहां औरंगजेब जैसे मतांध शक्तियों से हिंदू बच के संरक्षित होके जीवन जी सकता है। ये उम्मीद से ये मंदिर का स्थापना करौली में हुआ था। आज भी करौली में जो मंदिर है, मदन मोहन जी की मंदिर, ये इसका इतिहास है। पर आज देखिए, औरंगजेब आज नहीं है, पर औरंगजेब के जगह पे अशोक गहलोत जैसे लोग आ चुके हैं। और जो उम्मीद 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने रखा था कि करौली में हिंदू लोग संरक्षित हो सकते हैं, ये उम्मीद का भी आज तोड़ने का काम गहलोत जैसे औरंगजेब लोग कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। मैं चाहता हूं राजस्थान के हर युवा, हर हिंदू युवा खास तौर में इसके बारे में सोचे और जागे। और अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये राजस्थान है, अफगानिस्तान नहीं। ये भारत के संविधान के प्रति चलेगा। यहां हिंदुओं के प्रति आपके जो कार्रवाई होगा, आपके जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन के जैसे हिंदुओं को जो आप ट्रीट कर रहे हैं, इसको आप तुरंत बंद करना चाहिए। युवा मोर्चा विल फाइट टूथ एंड नेल अगेंस्ट दिस अपीजमेंट पॉलिसी। मैं फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के ये हिंदू विरोधी, मानवता विरोधी और भारत विरोधी नीति को घोर निंदा करता हूं। और राजस्थान के युवाओं को यह भी बताना चाहता हूं कि आज के जो कांग्रेस पार्टी है वो आधुनिक मुस्लिम लीग है। स्वतंत्र के पूर्व में मुस्लिम लीग हिंदुओं को बांटने का काम, हिंदुओं के प्रति दुष्कर्म करने का काम, अत्याचार करने का काम जो मुस्लिम लीग कर रहा था, उसी परंपरा को आज के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी आधुनिक मुस्लिम लीग के जैसे कंटिन्यू कर रहा है। इसके विरुद्ध मैं चाहता हूं राजस्थान के आम युवा प्रतिभटन करे, आंदोलन करे, आवाज उठे और इसका पूर्ण नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्ण रूप से करेगा। इस संदर्भ में मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी को और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। आप सब लोग ये तानाशाही सरकार के खिलाफ दिन रात एक करके आप काम कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पानी का बौछार आप सामना कर रहे हैं। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, Himanshu ji and team, for the rest of the country to follow. I am very, very proud of the entire BJYM team of Rajasthan. इसी संदर्भ में मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें पूनिया जी जैसे वरिष्ठ नेता वो पीछे खड़े होके युवा नेताओं को आगे छोड़ के नेतृत्व करने के लिए मौका देते हैं, मेंटर करते हैं, हम सब लोगों को एनकरेजमेंट देते हैं। पूनिया जी, युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता की ओर से मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका इस नेतृत्व में युवा मोर्चा पूर्ण ताकत के साथ राजस्थान में काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर कंटिन्यूअस एफर्ट। आप सब
लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया से आग्रह करूंगा कि सभी मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। पत्रकार मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने आज एक नेक और सच्ची आवाज को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी का, अशोक गहलोत का तुष्टीकरण का विद्रूप चेहरा राजस्थान की जनता को और देश की जनता को दिखाया है। मैं तेजस्वी जी का अभिनंदन करता हूं, भाई हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के बहुसंख्यक लोगों की और करौली के उन पीड़ितों की आवाज बनकर इस आंदोलन की अगुवाई करी। इससे पहले भी युवा मोर्चे ने राजस्थान के बेरोजगारों के लिए 10 अक्टूबर को, 10 फरवरी को रीट और बेरोजगारी को लेकर एक प्रभावी आंदोलन किया और उस आंदोलन से सरकार डरी और घबराई और उनके पाए हिले। अब ये सब उजागर हो गया कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के गृह मंत्री क्यों बने। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते गृह मंत्री भी हैं और कानून व्यवस्था की वानगी है कि राजस्थान के इतिहास में 3 वर्षों में 7 लाख एफआईआर पहली बार दर्ज हुई हैं। इन्हीं एफआईआर में 1 साल की महिलाओं के प्रति अपराध का आंकड़ा 6,337 है। गैंगरेप की घटनाओं का एक औसत 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं अशोक गहलोत के राज में। केवल यही नहीं, दलितों के प्रति 40% उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है इनके राज में आने के बाद में। महिलाओं पर उत्पीड़न और दलितों पर हमले ये आम बात है इनके राज में। लोग कैसे भूलेंगे कोरोना के उस कालखंड में जब रेवंत सिंह पर इसी तरीके से वहां के मुस्लिम लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। इसी तरीके से हरीश जाटव की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि की इसी तरीके से मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। न प्रियंका गांधी आई, न राहुल गांधी आए, न अशोक गहलोत बोले। और गृह मंत्री बनने का राज अब खुला कि गृह मंत्री के नाते अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना। और केवल अपने नहीं, जो इस रामनवमी की और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की, हजारों की तादाद में। अकेले हिंडौन में 1400 लोगों को नोटिस दिए हैं। ऐसे अनेकों जगह इस अपीजमेंट के कारण गृह मंत्री इसलिए बने कि वोट बैंक के कारण वो तुष्टीकरण करें और उस तुष्टीकरण के कारण अपना वोट बैंक पुख्ता करें। राजस्थान में इससे पहले मालपुरा में बहुसंख्यक हिंदुओं ने इसी तरीके के मोहल्लों से पलायन की शुरुआत करी। करौली में भी 7 परिवार जगह छोड़कर जा चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्वक तरीके से करौली जाना चाहता था, हालात का जायजा लेना चाहता था, उन पीड़ितों के आंसू पहुंचना चाहता था। हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग उन दोषियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हम उन निर्दोषों को प्रताड़ित होने से बचाने की मांग कर रहे हैं। हम उस संपत्ति के, माल के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, एक बार नहीं, ये पहला अवसर नहीं है। हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पूरे 2 दिन तक हमारे सांसद, विधायक और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने राजेंद्र राठौड़ जी की अगुवाई में एक एक व्यक्ति से बात करी। और उसके बाद परसों ही हमारे डेलीगेशन ने राज्यपाल महोदय से ये उम्मीद करी है, गुहार लगाई, ये निवेदन किया कि आप राजस्थान के इन जलते हुए हालातों को देखकर इंटरवीन करें। आप डीजी को तलब करें, आप मुख्यमंत्री को लिखें, उनको तलब करें कि आखिर कब तक राजस्थान जलता रहेगा, कब तक बहुसंख्यक लोग इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित होते रहेंगे। यदि अशोक गहलोत का यही लोकतंत्र है, यही धर्मनिरपेक्षता है, तो लानत है ऐसी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पे
जिसने पूरे राजस्थान की शांति को ग्रहण लगा दिया। और आज जो बहानगी दिखी कि दिल्ली से एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता आते हैं जो सांसद भी हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो पूरे दुनिया ने देखा है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक कहा तेजस्वी जी ने कि औरंगजेब के हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर इतिहास में कि किस तरीके का दमन चक्र चला था मुगलों के समय, किस तरीके से नादरशाही चली थी और इसी देश में किस तरीके से आपातकाल के जरिए तानाशाही थी, उस तानाशाही की याद दिलाई। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और ये मुझे लगता है कि ये आगाज है और अंजाम होगा वो राजस्थान से कांग्रेस के मुक्त होने का होगा। 2023 में तो राजस्थान की जनता बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के हर जिले की सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से नौजवानों ने ऊर्जा के साथ में भाई हिमांशु जी के नेतृत्व में हमारे तमाम जो नेतागण थे, दोनों हमारे सांसद रंजीता जी और मनोज जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई हमारे मुकेश जी, हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष दौसा और करौली के, और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ, भाई जितेंद्र मीणा जी जो हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नेहा जोशी जी जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी देहरादून उत्तराखंड से आकर राजस्थान के नौजवानों की वो उनको संबल देने के लिए आई। तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चे के इस विराट प्रदर्शन से, इस आक्रामक प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी को ये एहसास तो हो गया होगा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।